हेलो एवरीवन। और जस्ट नेक्स्ट 1 मिनट में हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। राइट, तब तक आप अपनी पूरी टीम को जो है वो इनवाइट करें एंड मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का बेनिफिट उठा पाए। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग जस्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपकी टीम के लीडर्स इस मीटिंग के अंदर में नहीं आए हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, उनको बुलाइए। बहुत ज्यादा वैल्यूबल सेशन जो है ये होने वाला है, राइट। और आप जब पेन डायरी लेके बैठे होंगे तो डेफिनेटली आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाएगी, राइट। सो मेक श्योर कि मैक्सिमम लोग जो है वो आपकी टीम से ज्वाइन करें एंड हम लोग आखिरी और 30 सेकेंड्स वेट करते हैं। कुछ लोगों का मेरे पास में मैसेज आया है, वो जॉब से रिटर्न आ रहे हैं और उनको कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। सो 30 सेकेंड्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक प्लीज अपनी पूरी टीम को लाइन अप करें। थैंक यू सो मच। जब तक हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं तब तक इस मीटिंग के अंदर में आपके लेफ्ट और राइट से कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसके नंबर आप चैट पे लिखिए और कितने लोग और अटेंड करने वाले हैं उसके नंबर आप चैट पे लिखिए, राइट। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस बैलेंस है या नहीं है और ग्रो हो रहा है या नहीं, राइट। फिर बाकी का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले काउंट कीजिए, जो अवेलेबल नहीं है, चाहे ऊपर का व्यक्ति हो या नीचे का व्यक्ति हो, मेक श्योर उसको कॉल करके आप अटेंड करवाएं। अच्छा, जितने सेल्स मास्टर हमारे बीच में हैं जो नए प्रमोटेड हैं, अपने नाम के आगे आप एसएम लगाने की हैबिट डालिए। एट मी एसएम, जैसे आप देख सकते हैं झा सर ने लिखा है, जैसे संतोष सर ने लिखा हुआ है, उस तरीके से मुकेश सर ने लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखिए।
ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आपको ऑडिबल है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर, ऑडिबल। राइट, परफेक्ट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी लोगों को नमस्कार। मेरे ख्याल से सभी लोग आ गए हैं और कुछ लोग रास्ते पे हैं तो वो ज्वाइन करेंगे, राइट। एंड मैं जितने भी सेल्स मास्टर हमारे बीच में हैं, अगर आप को होस्ट नहीं है तो आप हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, तो मैं आपको को होस्ट परमिशन जो है वो दे दूंगा सबसे पहले। परफेक्ट। Recording in progress. ऑलराइट, तो बहुत टाइम बाद हम लोग दोबारा से जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, और कुछ टाइम बाद कनेक्ट करने का एक रीजन मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ। काफी लोगों के मैं फोन भी नहीं उठा पा रहा था फ्रॉम लास्ट 10 to 15 डेज, मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन। कुछ लोगों से तो बात हो पा रही थी, लेकिन हर किसी के कॉल या मैसेज का जवाब जो है वो मैं नहीं दे पा रहा था। और उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था कि कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं देखने को आए थे, मुझसे मिलने आए थे कुछ हेल्थ इश्यूज, राइट। तो अभी जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग हुआ था, उन फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग के कारण मेरा बैक पेन बहुत बढ़ गया, जो कि था नहीं कभी। और इसके साथ में जो मोबाइल का एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल जो हो रहा था, उसके कारण भी मुझे परेशानी गई। और तो डॉक्टर ने आई थिंक स्पॉन्डिलाइटिस कुछ होता है, तो उसकी कुछ एक कंप्लेंट बताई है, और उसकी कुछ एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी की सेशंस, ये सारी चीजें दी हैं, राइट। सो मैं आपको भी एक चीज स्पेसिफिक बोलूंगा कि आप जो हैं सारे लोग इस चीज का बहुत टेक केयर करें, ठीक है। सिर्फ इसका नहीं, स्पेशली जब आप इस बिजनेस में हैं तो आपको बहुत ज्यादा सर्विसेज देनी पड़ती हैं। जब सर्विसेज देनी पड़ती हैं तो चांसेस हैं कि जब आप एक्सेस काम करेंगे, कुछ करेंगे, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी, है ना। और काफी लोगों को पता भी होता होगा, जब वो लगातार व्हाट्सएप चैट ये जब वो लगातार करते हैं, ग्रुप्स में एक्टिविटीज दिखाते हैं, तो आपको अपने गर्दन को बेंड डाउन रखना पड़ता है मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए। और उस फेज में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना स्टार्ट होती है, और इसका एज से कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं ये भी बता दूं, तो यंग लोग भी हमारे जो बीच में हैं, वो लोग भी ध्यान रखो, अपने स्पाइन को सीधा रखने की हैबिट डाल दो, बहुत जरूरी है। स्पाइन सीधा रखो, गर्दन सीधा रखो, और मोबाइल को अपनी आई की जो आई लाइन है उसकी हाइट में रख के आप ऑपरेट करो, ठीक है। ये हैबिट क्रिएट करो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। मैंने फील किया है वो पेन, और मैं कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा था कुछ टाइम से, तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से सारी चीजें बेटर होंगी, राइट। सो ओके, अच्छा, जब भी सेशंस करते हैं तो मैं एक चीज हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, कि नंबर्स मैक्सिमाइज कीजिए। और ये एक ऐसा टास्क है जिसमें आपकी अपलाइन आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आपको उसमें खुद में प्रो होना पड़ेगा, ठीक है। नंबर मैक्सिमाइज करने का मतलब है, चाहे ऑफलाइन मीटिंग है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आपके कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी से आपका पूरा बिजनेस ड्राइव होता है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो जो लैक ऑफ अवेयरनेस हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो उस काम में मास्टरी कीजिए, उस काम में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए कि सभी सेल्स मास्टर्स आपके सेशन ले रहे हैं, अब आपने सेल्स मास्टर्स के सेशन को बड़े लाइटली प्रमोट कर दिया है, उसकी एक हाइप क्रिएट नहीं की, ठीक है। उसके पोटेंशियल के बारे में आपने अपनी टीम से बात नहीं की, तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि किस पर्टिकुलर सेशन में, किस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या डिलीवर होना है। एंड जब भी कोई सेशन होते हैं, हर सेशन जो रिपीटेटिव भी होता है या जो नया सेशन होता है, हर सेशन में मैसिव वैल्यू एडिशन होता है, चाहे वो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का हो या फिर कोई डायमंड मास्टर का हो, ठीक है।
तो इसलिए इस चीज की हैबिट आप लोग क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। ये इस बिजनेस का बैकबोन है। अदरवाइज मेरे जैसा डॉक्टर के पास में आपको जाना पड़ेगा अपने बिजनेस को लेके, ठीक है, जैसे मैं गया था, ठीक है। तो ये नहीं कर पाओगे तो ये इस बिजनेस का मेरे ख्याल से नर्सरी का क्लास है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो बाकी की चीजें आती है, बाकी का स्किल बाद में आता है। सबसे फर्स्ट और प्रायोरिटी वाला जो स्किल आता है वो आता है नंबर मैक्सिमाइज करना। तो एक बार और चैट पे आपका नंबर लिखिए, कितने लोग लेफ्ट एंड राइट से पार्टिसिपेट किए हैं, राइट, चैट पे लिखिए। और जितने लोग आपके एटलीस्ट 6 से 8 महीने में रेगुलर आते हैं, मार्क डाउन, दे आर दी ओनली लर्नर्स, वो अच्छे लर्नर्स हैं, ठीक है। अब जब लर्नर और एग्जीक्यूटर का एक कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा, तब समझ लेना कि आपको आपके कुछ पोटेंशियल कमिटेड लीडरशिप मिल गई है। अदरवाइज वो कोई लीडर भी नहीं है। जो व्यक्ति लर्निंग प्रोसेस में ही नहीं आ रहा है वो मेरे ख्याल से कभी लीडरशिप और आगे वाली प्रोसेस में नहीं जाएगा, ठीक है। और कैमरा ऑन करने की हैबिट डालिए। एक बात एमडी सर ने बड़ी पावरफुल बोली थी, बहुत मेरे को अच्छी लगी वो बात। लास्ट हमारा सेशन हुआ था, जो आदमी अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता है, भूल जाओ वो कभी फील्ड पे भी काम कर पाएगा। क्योंकि अगर आपको कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप लोगों को फेस किसी आदमी नहीं कर पाओगे। ये तो वर्चुअल चीज है ना। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कैमरा ऑन करके बात नहीं कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल जगह पे नहीं बैठे हैं, सिस्टमैटिक जगह पे नहीं बैठे हैं, तो इट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस। ये बेसिकली बिजनेस एटिकेट्स होते हैं, इसका कोई बाकी कनेक्शन नहीं है, राइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि आप ईयरफोन लगा के अगर कोई चीज सुन रहे हो, ओके, तो वो गाने भी सुन सकते हो आप। उसके लिए आपको बिजनेस सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से गाने लगाओ स्पॉटिफाई में, बढ़िया एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप गाने के लिए आप प्रॉपर वीडियोस वगैरह देखते हो, सब कुछ करते हो, तो मेरा यही रहेगा, अगर हम लोग एक बिजनेस के कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, एक कमिटेड वर्कशॉप में बैठे हुए हैं, तो सारे लोगों का कैमरा ऑन करना इज रिक्वायर्ड। और जब आपकी टीम यहाँ पे देखती है, वो देखती है, अरे यार ये फलाना सेल्स मास्टर ने ही कैमरा ऑन नहीं किया है, ये फलाना एजेंट ने सेल्स अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, ठीक है, ये मेरे को क्यों इंस्ट्रक्ट कर रहा है करके, तो आप कभी भी वो मैसेज डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए सारे लोग कैमरा ऑन करके, जब भी कोई सेशन होते हैं, मेरा सेशन नहीं, आपके सभी सेल्स मास्टर के सेशन होते हैं, कंपनी मैनेजमेंट के सेशन होते हैं, प्रोडक्ट के सेशन होते हैं, उसमें अवेलेबल रहिए। दिखिए, दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे, अदरवाइज आपके लिए टफ बनेगा, ठीक है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको आज थोड़ा भ्रमित करके यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। भ्रमित करके लेके आने का कारण यह है कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं, और जिससे लास्ट में हम लोग कनेक्ट करेंगे जो आज का टाइटल है उस टाइटल से, ठीक है। तो सबसे पहले, आज ढेर सारी जो इस बिजनेस के अंदर में रह के हम लोगों ने ढेर सारी मिस्टेक्स करी है, ओके, और उससे हम लोगों ने सीख सीख के क्या क्या चीजें हमारे स्ट्रक्चर में डैमेज करती हैं, किन किन चीजों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। तो ये एक एंटायर सिलेबस टाइप की चीज मैंने आपके लिए डिजाइन करी है। एंड ट्रस्ट मी, एक एक पॉइंट जब आप सुनोगे, आपको ये बिजनेस कैसे करना है उसकी इनडेप्थ जो है वो मिलेगी। इतनी इनडेप्थ मिलेगा आपको, ये आपको सुनने में मजा आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि बैक टू बैक बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं होती रहती है, जिससे आपको वो गलतियां नहीं करोगे जो गलतियां करके हम लोगों को सीखने में 4-5 साल निकल गया, ओके, करेक्ट। तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करता हूं, ओके। तो हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, ओके। सबसे फर्स्ट थिंग इज कि इस बिजनेस को हम जितने भी लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग प्लान करते हैं कि इसको हॉबी के तौर पे करें। तो उनको जो पैसा रिसीव होता है इस बिजनेस का, वो हॉबी के तौर पे ही आता है, ठीक है। क्रिकेट को अगर विराट कोहली हॉबी के तौर पे करेगा और करियर के तौर पे नहीं करेगा, तो वो उसको हॉबी लायक ही पैसा देगा। एक सिंगर अगर सिंगिंग को एक हॉबी के तौर पे करेगा कि शौक है मेरा गाना,
तो वो शौक का ही पैसा उसको कभी कभार गलती से महीने में 1 शो किया, 2 शो किया, मिल जाएगा। ठीक है, एक डांसर अगर हॉबी के तौर पे ही या पार्ट टाइम के तौर पे, एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, पार्ट टाइम या हॉबी, पार्ट टाइम या हॉबी के तौर पे ही अगर आप एक सिंगर जो है या एक डांसर अपना काम करेगा, कभी किसी जगह पे स्टेज शो में 1-2 परफॉर्मेंस का मौका मिल पाएगा, उसके बिना वो करियर नहीं बना सकता है, वो एक पूरा प्रोफेशन जो है वो नहीं बना सकता है। और ये इस बिजनेस के लिए नहीं, सारे बिजनेस में लागू होता है। आप अच्छे पेंटर हो मान के चलो, आप उसको हॉबी के तौर पे करो और बोलो कि मेरे को जॉब पे फोकस रख के चलना है लेकिन मेरी पेंटिंग हॉबी है। मेरे कॉलेज के अंदर में एक इतना ब्यूटीफुल सिंगर था, ठीक है, इसका नाम था देवम सक्सेना, मैं आज तक नाम नहीं भूल पाया, मेरे बैच का था, एनआईटी कैलिकट से, सिविल ब्रांच में आया था वो। इंडियन आइडल में जो बच्चों का इंडियन आइडल आता था उसका वो फाइनलिस्ट गया था, ठीक है, लेकिन आज तक जो है वो सिंगिंग पे करियर नहीं बना पाया, इतना बेहतरीन सिंगर होने के बावजूद भी। रीजन, क्योंकि सिंगिंग उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, सिंगिंग उसका पैशन था और शौक था। अब वो पैशन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक अपीलिंग वर्ड है, ठीक है, सुनने में ऐसा लगता है यार पैशन मतलब जुनून और ये और वो, समझ रहे हो, लेकिन उस पैशन को अगर आपने अपने करियर में नहीं बुना पाया तो वो पैशन कंप्लीटली वेस्ट है। ठीक है, जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था तो हमारे पास में 2 चॉइसेस थी। जब हम लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इनफैक्ट मेरे अलावा बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, संतोष सर भी हैं और भी, स्मिता मैम का भी मैंने सुना था कि इंजीनियर है, राइट, और भी लोग हैं। तो जब हमने अपनी इंजीनियरिंग की, हमको बड़े टाइम के बाद में तुरंत जो है एक चीज रियलाइज हो गई थी कि यार इसमें हम टिक नहीं पाएंगे मतलब हम लोग एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते थे, हमको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया हमारे पैशन को ही हमको करियर बनाना चाहिए और उसमें हम लोग बहुत खुश रहेंगे, भले कम कमाएंगे लेकिन बहुत खुश रहेंगे, ये बिलीव हम लोगों का था। तो हम लोगों ने उस बिलीव को लेकर आगे चला। बहुत परेशानियां आई, ऐसा नहीं था कि रास्ता बहुत ज्यादा स्मूथ था, बहुत सारी परेशानियां आई। ठीक है, और परेशानी आने के साथ साथ में फिर क्या हुआ, धीरे 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 इक्वेशन ऐसी हो गई कि अब वो चीजें यूनिवर्स जो है हमारे लिए अलाइन करता गया और हम लोग बहुत बेहतरीन जर्नी की तरफ चलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो पॉइंट इज कि आप में से कितने लोग हैं जिसका एटमी आपके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप पार्ट टाइम इनकम, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने आए हो, अपना रेंट भरने आए हो, अपना ग्रोसरी का खर्चा निकालने आए हो, तो ये मान के रख लो एटमी आपको उतना ही पैसा देगा। फिर ये सब भूल जाओ, आप सब क्या भूल जाओ, ये सारी चीजें भूल जाओ कि मेरे को 10 लाख रुपए महीना कमाना है या मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है। उस थॉट को दिमाग से निकाल के हटा दो। इसलिए मैंने स्पेसिफिक बोला था एजेंट स्पेसिफिक की हम लोग जो है मीटिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट बातें मैं आज शेयर करने वाला हूं। तो जो नया व्यक्ति आया होगा वो शायद से रिलेवेंट नहीं होगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। ओके, तो कितने लोग हैं जिनके लिए एटमी इज दी प्रायोरिटी। आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, इट इज ओके, बट प्रायोरिटी एटमी है। मतलब जैसे मेरा बिजनेस है, मेरा ऑलरेडी सेट ऑफ बिजनेसेस है, लेकिन मेरी एटमी प्रायोरिटी है, ये मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर डिफाइन है, करेक्ट। तो एटमी कितने लोगों के लिए प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी होने का मतलब होता है फिर आंधी आए तूफान आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशानियां आए चैलेंजेस आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितने लोग चैट पे लिखेंगे मैं उतने ही लोगों को मानूंगा कि वही लोग हैं, दे आर कमिटेड, they are only atomians. Okay, एक सेकंड में कुछ राइट। तो नंबर फर्स्ट, ओके, राइट। तो प्रायोरिटी हमको समझ में आनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग सब प्रायोरिटी बेसिस पे ही बिजनेस को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, कितने लोग हैं जिनको पता है डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल अनलिमिटेड है, मतलब स्काई इज द लिमिट, ऐसा वाला काम है। ठीक है, और ये हर बिजनेस में होता है, बट एटमी में स्काई इज द लिमिट। तो नंबर 1, आपको डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और उसमें एटमी का पोटेंशियल क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों चीजों पे डाउट करते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे डाउट करते हो, एंड यू डोंट बिलीव कि चीजें कंपाउंड होती हैं, चीजें पैसिव इनकम में कन्वर्ट होती हैं, तो इट विल नॉट वर्क, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बिलीव है हमारे जैसा या बाकी सभी मास्टर्स के जैसा,
तो वो आपके लिए मैसिव ग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझते हैं? क्योंकि हमने, मेरे ख्याल से हम में से कुछ लोग जो आए हुए हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के बैकग्राउंड से आए हैं, तो हमने डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत पीक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ऐसा फेज देखा हुआ है जिसपे हम लोगों ने अच्छा पैसा जनरेट किया है। ठीक है, और मतलब हेल्दी पैसा जो है वो जनरेट किया है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बिलीव लाना पड़ेगा। ठीक है, ये बिलीव अगर आपके पास में नहीं है, आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस को लेते हुए आपको ढेर सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड यू विल स्टॉप वर्किंग। आप वर्किंग जो है वो स्टॉप कर दोगे। करेक्ट? तो ये एक क्राइटेरिया है आई बिलीव की एटमी में आपको काम करने का, नंबर 1। ठीक है, चलिए हम लोग स्क्रीन की तरफ दोबारा चलते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि यू हैव टू वर्क लाइक प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स का क्या काम होता है भाई? क्रिकेट खेल रहे हो, विराट कोहली जैसे आपको उतरना पड़ेगा मैदान पे। अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, सोनू निगम जैसे आपको मैदान पे उतरना पड़ेगा। अगर आप डांसिंग करने का शौक रखते हो, तो आपको धर्मेश या रेमो डिसूजा के तरीके से आपको मैदान पे उतरना पड़ेगा। तब आप उस फील्ड में साम्राज्य बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। पार्ट टाइम पे और आप शौक के तौर पे काम करोगे, पार्ट टाइम के हिसाब से चिल्लर पैसा ही रिसीव करोगे, और उसी में आपको जिंदगी निकालनी पड़ेगी। डोंट एक्सपेक्ट, और उस एक्सपेक्टेशन को आप बिल्कुल भी ये मान के नहीं चलो कि उसमें इंडस्ट्री का फॉल्ट है, उसमें किसी इंडिविजुअल का फॉल्ट है, उसमें कंपनी काम नहीं कर रही, आपकी अप्लायंस काम नहीं कर रही, आपकी डाउनलाइन काम नहीं कर रही, कोई काम नहीं करेगा। जब आप ही अपनी प्रायोरिटी को लेके सिलेक्टिव नहीं हो, अगर आपको आपकी प्रायोरिटी नहीं पता, आपकी टीम बोलेगी भाई इसी को नहीं पता है कि इसको ढंग से करना है कि नहीं, ये कंफ्यूज रहता है। ठीक है, कभी अपने काम में बिजी रहता है, कभी सर्विस नहीं दे पाता है, कहां से काम कर लोगे? तो वर्क लाइक प्रोफेशनल्स का मतलब होता है ये कंप्लीट प्रोफेशनल्स की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग को एज अ प्रोफेशन लेके जाना होगा, तभी आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा बड़े लेवल पे। बहुत सारे लोगों के पास में क्वालिटी लोग आ गए हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू गिव सर्विसेज, बिकॉज उनके लिए वो हॉबी और जो पार्ट टाइम वाला पैटर्न था, उसके चक्कर में वो उसको सर्विस ही नहीं दे पा रहे अपनी टीम को। अब सर्विस ही नहीं दे पा रहे। आपके साथ में जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, वो सारे मास्टर्स आपकी डाउन लाइन में डेप्थ में भी आ जाएंगे, क्या ही कर लोगे आप? क्योंकि एक पोटेंशियल आदमी को रिटेन करने के लिए आपको उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पोटेंशियल आदमी बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर विराट कोहली को कोच करना है, तो मेक श्योर इक्वल टू विराट कोहली या उससे थोड़ा ऊपर जाना ही पड़ेगा, तब जाके आप उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वर्क पैटर्न मैच कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। करेक्ट है? तो ये पार्ट क्लियर हुआ, फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ, प्रोफेशनल्स के तरीके काम करो, बिल्कुल प्रोफेशनल। ठीक है, क्या आपको कैमरे पे आना है, प्रोफेशनल के अटायर में होना है। ठीक है, आपको सूट्स में जाना है, प्रोग्राम्स में जाना है, जो कंपनी के सिस्टम्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली फॉलो करना है। यही जो कंपनी, जो डायरेक्ट सेलिंग के जो बेसिक्स बने हुए हैं, जो 60 साल पुराने बेसिक्स है, उसको नहीं बदल सकते हो। ठीक है, 60 साल पुराने बेसिक वही है, वो 60 साल पुराने के बेसिक मैं आके कोई नया इन्वेंट नहीं कर दूंगा, कंपनी नहीं आके इन्वेंट नहीं कर देगी, तो वो एज इट इज ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। करेक्ट? कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल्स के तरीके से काम करने को रेडी है? एक बार चैट पे बताइए मुझे, मैं नाम पढ़ता हूं एक बार। कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल्स के तरीके से काम करने के लिए रेडी है? प्रोफेशनल्स मतलब आप अगर अपनी जगह पे लखनऊ में लीड कर रहे हो, कानपुर में लीड कर रहे हो, कन्याकुमारी में लीड कर रहे हो, साला आपसे जुड़ने में सामने वाली को प्राउड फील होना चाहिए, उसको लगना चाहिए अरे यार ये मेरा लीडर है, वो इट इज प्रोफेशन, राइट? उसको लगना चाहिए कि यार क्या ही लीडरशिप मेरे को मिली है, मजा ही आ गया, क्या ही सर्विस देता है, क्या एकदम शेर के तरीके से लीड करता है। वो एटीट्यूड जो है वो सब कुछ डिफाइन करता है मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स होना। ठीक है, उसके बिना ये आप काम नहीं कर पाओगे, उसके बिना आप सिर्फ कंप्लेन करते रह रहे, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 1 नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ये बिजनेस कुछ अलग है और बाकी का बिजनेस कुछ अलग है। मैं आपको एक कॉमन चीज बता देता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस और ये बिजनेस सेम है, बस आपको कुछ
बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस बिजनेस में कम करनी पड़ती हैं और रिजल्ट बड़े मिलते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, जैसे आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं, आपको अकाउंट नहीं देखना पड़ता, टैक्स नहीं देखना पड़ता, लीगल पैटर्न नहीं देखना पड़ता, कस्टमर केयर नहीं देखना पड़ता, एचआर नहीं देखना पड़ता, प्रोडक्ट रिसर्च नहीं देखना पड़ता, लॉजिस्टिक नहीं देखना पड़ता। ठीक है, इसके अलावा भी और भी डिपार्टमेंट जो होते हैं। ठीक है, मान के चलिए अगर आप खुद ही एटमी के संस्थापक होते, ठीक है, तो आपको क्या काम करना पड़ता, आपको वो ब्रश प्रोड्यूस करने के लिए वर्ल्ड का बेस्ट ब्रश बनाना पड़ता। जो हमारे कंपनी के चेयरमैन हेनगिल पार्क सर ने ब्रश बनाया, उसको 250 ब्रश अपने खुद को टेस्ट किया, मतलब यूज किया, तो 250 ब्रशेस यूज किए और उनका जो क्या बोलना चाहिए, उनका ये जो पार्ट है वो स्वेलिंग आ गया था, उसमें बहुत ज्यादा सूज गया था। ठीक है, आपको वो हेडिक थोड़ी है कि यार आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट करना है मार्केट में, जो साला किसी ने मार्केट में इसके पहले लाया ही नहीं, वो तो एग्जिस्टिंग है, आपके पास में मौजूद है ना पहले से। तो ये काम किसी ने करके चला गया है। ठीक है, उन्होंने सेट कर दिया है कि हम आपको वर्ल्ड की बेस्ट चीज दे देंगे। अगर आप इस चीज को, अगर हमारे पास में ये नहीं होता तो एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस आपको क्या काम करना होता, आपको वो इन्वेंट करना होता। आपके पास में ऑप्शन ही नहीं था। आप शार्क टैंक ओपन कीजिएगा एक बार, कभी अगर आप देखते होंगे तो शार्क टैंक में जाइएगा, सारे लोग नए प्रोडक्ट, नया इनोवेशन लाके करोड़ों रुपए लगा के उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 5 साल 10 साल देते हैं और 10 साल में भी उनके फेलियर के चांसेस 100% है, लेकिन उनके सक्सेस के चांसेस जो 1% है, वो 1% को पकड़ के वो लोग काम करते हैं और वो 1% को वो 100% में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, उसको बोलते हैं फाउंडर। ठीक है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब से आपका 4 का टीम है ना, इट इज नॉट अ टीम, वो कोई ग्रुप नहीं है, वो एक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है। तो थिंक लाइक सीईओ, एक सीईओ के तरीके से सोचिए और सीईओ के तरीके से डिसीजन लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस बिजनेस में सारी चीजें सेम है। एक चीज जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है, वो देती है आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ, जो कि आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में सालों साल देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मैं खुद एक जीता जाता सबसे बड़ा एग्जांपल हूं। मैंने 18 साल से बिजनेसेस किए हुए, मैं अभी भी किसी बिजनेस को उस लेवल पे स्केल नहीं कर पाया हूं जिस लेवल पे मैं कर सकता था, मेरे पोटेंशियल के बियॉन्ड जो है वो कर सकता था। ठीक है, तो पॉइंट इज बिजनेस में सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स हमको देखने ही नहीं है। हमको एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को फॉलो करना है, जो पैटर्न बनाया हुआ है उस पैटर्न को प्रोफेशनल के तरीके से फॉलो करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको बोलोगे कि ये भी नहीं हो रहा है आपसे, तो आप गारंटीड एक ट्रेडिशनल बिजनेस तो कभी रन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्स्ट्रा लोड आपको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी कोई लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ये सब कंपनी मैनेज कर रही है। इन्वेस्टमेंट, अकाउंट, टैक्स, लीगल, कस्टमर केयर, एचआर, प्रोडक्ट रिसर्च, लॉजिस्टिक और भी ढेर सारी चीजें। ठीक है भाई, अगर आपको बेस्ट प्रोडक्ट इंडिया से मेक इन इंडिया बनाना है, आप अपने लेवल पे बना सकते हो क्या? आप अपने लेवल पे करोड़ों का स्पाइरल ना बना के उसको स्टॉक में रख सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ये कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, मार्केट तक पहुंचाने का है। करेक्ट? अब एक पार्ट समझिएगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस माइंडसेट फर्स्ट। ओके, आप कोई भी धंधा बिना धंधे के माइंडसेट के नहीं बना सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर लो जितना जल्दी हो सकता है, इसके पहले कि आप 5 साल निकाल दो। सो डोंट आर्ग्यूमेंट ऑन दिस टॉपिक। बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करके सालों साल निकाल दिए और उनके ने जीरो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। बिजनेस माइंडसेट में कुछ सर्टेन चीजें आती हैं, मैं सारी बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सर्टेन चीजें बताता हूं। ये क्विक गेम है ही नहीं। ठीक है, क्विक गेम है ही नहीं, मतलब आपको पेशेंसली, जैसे आप एक कुछ टेस्टी खाना बनाना है आपको, तो धीमी आंच में जो पकाते हो ना, वो धीमी आंच में पका हुआ बिजनेस जो है वो आपको स्वाद देके जाएगा। करेक्ट? बिजनेस माइंडसेट आप समझ लो। हमारे साथ में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से ये बात पता है। अब दूसरी चीज है, आपको सीएसी, इसको कैक बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। क्या होता है ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट? ये मैंने इसके पहले भी बात किया हुआ था। मार्केट में अगर आपको अपना ग्राहक खड़ा करना है या आपको अपना पार्टनर खड़ा करना है, उसकी एक कीमत आपको अदा करनी होगी। तो उसके बिना नहीं कर पाओगे, उसके बिना कर ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए माइंडसेट प्रिपेयर करो। अब वो कॉस्ट क्या होती है? एक रिसेंटली शार्क टैंक में एक स्टार्टअप आया। उस स्टार्टअप ने क्या किया, आपने बुर्ज खलीफा के अंदर में ये देखा है, बुर्ज खलीफा के अंदर में बड़ी लाइटिंग होती है
और उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोशन का मौका मिलता है। टाइम्स स्क्वायर में, बुर्ज खलीफा में, 2 जगह पे। उसकी कॉस्ट कितनी होती है? 1 घंटे की कॉस्ट 13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ये उसकी कॉस्ट जाती है, क्योंकि आप एक झटके में पूरी दुनिया की नजर में आ जाते हो। उसने उसका इंडियन जुगाड़ निकाला, ठीक है। अब समझना उसने कहां से कहां तक काम किया। इंडियन जुगाड़ निकाला, लेकिन वो जुगाड़ को जब लेके गया अलग अलग जगहों पे, तो बहुत सारे लोगों ने उसको पैसा देने के लिए मना कर दिया, ठीक है। उसका काम देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको अप्रोच किया। उसने बोला कि यार हमारे लिए जो है ये काम कर दोगे क्या? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो पूरी बिल्डिंग जो है अपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट की कीमत मिली सिर्फ और सिर्फ 4 लाख या 5 लाख रुपए, और उसकी जो लागत थी वो थी 45 लाख रुपए। वो आदमी ने 45 लाख रुपए जेब से डाल के वो 5 लाख रुपए का काम उठाया, ठीक है। अब एक एवरेज माइंडसेट को ये समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। वो जो 45 लाख रुपए थी ना, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पार्टनरशिप करने की। अगर क्योंकि वो नया काम था, नया काम का कीमत डिसाइडेड नहीं था, मार्केट डिसाइडेड नहीं था, तो उसको वो रिस्क लेना पड़ा। वो रिस्क लिया, उसने आरबीआई को रेनोवेट किया पूरा। आरबीआई में बड़ी बड़ी एलईडी के थ्रू जो एक लाइटिंग होती है, मतलब रिमोट से ऑपरेटेड वाला, और कुछ टेक्नोलॉजी थी, मैं उसके बारे में, आप जो बुर्ज खलीफा में आप जो देखते हो उसको इंडियन वर्जन में उसने रिलीज कर दिया, ठीक है। 4 लाख रुपए उसको सिर्फ मिला, बाकी का 40 लाख रुपए उसने जेब से डाला। लेकिन जब 40 लाख रुपए जेब से डाला, उसके लिए उसने जो पूरा असेट बिल्ड किया था वो बनाने के लिए, लाइटिंग वगैरह बनाने के लिए, उस चीज ने उसको कम से कम 40 करोड़ के और टेंडर निकाल के दे दिया। अगर वो स्टेप ही नहीं लेता, वो कदम ही नहीं उठाता, तो भूल जाओ कि वो कुछ काम कर पाता। ये शार्क टैंक का एक एपिसोड है, आप खुद देख सकते हो इसको, ठीक है। और देसी आदमी है, बिल्कुल ठेठ देसी आदमी है, ठीक है। उसने ये धंधा इन्वेंट किया। क्या था जो 45 लाख रुपए लगाना वो जेब से, क्या था? वो था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक ग्राहक है, आरबीआई उसका ग्राहक हुआ, ठीक है। तो आरबीआई जैसा ग्राहक थोड़ी छोड़ेगा। आरबीआई की बिल्डिंग में एक बार नजर में आ गया तो जितने भी आरबीआई के आसपास के बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उसकी नजर में आ जाएगा। तो उसको क्लाइंट पे क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको ढेर सारा क्लाइंट बेस मिलना शुरू हो गया। करेक्ट है। इंडियन लोग जो हैं या जो बिजनेस करते हैं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, ये देने को कतराते हैं, और ये देते ही नहीं और समझते ही नहीं, ठीक है। और उसके कारण से वो नहीं हो पाता। हमारे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? आपने एक व्यक्ति के चेहरे पे एब्सोल्यूट लगाया, 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए खर्च हुआ, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि उसके चक्कर में वो पूरा एब्सोल्यूट आपके लिए एक कस्टमर निकाल के दे देगा, नंबर 1। और वो एक एब्सोल्यूट निकल के दे दिया, और उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा चैनल उस व्यक्ति का जो है मिलेगा, नेटवर्क आपका उसको मिलेगा। वो भी आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा काम हो गया। एक व्यक्ति को, किसी को एब्सोल्यूट लगा दिया, भाई हमारे जितने भी अभी रिसेंटली न्यूली प्रमोटेड सेल्स मास्टर एंड डायमंड मास्टर हैं, इन लोगों ने भी किसी ना किसी के चेहरे पे एक प्रोडक्ट लगाया था, लेकिन वो एक प्रोडक्ट ने उनको 10 लाख पीवी दिया, 5 लाख पीवी दिया, और इनफैक्ट 50 लाख पीवी दिया। वो क्या है? वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन के बिना आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी को हिमोहिम का एक पाउच खिलाने में लग रहा है आपको डर कि मेरा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, आप धंधा नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है किसी के चेहरे पे प्रोडक्ट लगाने पे आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, आप धंधा नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं फील्ड पे जा रहा हूं, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, और उसके बिना जो है आप बिजनेस जनरेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है फेसबुक के थ्रू आपका पैसा जल रहा है और आपको एक एक लीडर जो है वो मिल रहा है, कन्वर्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भी आप धंधा नहीं कर पाओगे। तो डिफाइन योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उसके बिना नहीं काम होगा। और वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको एक अच्छा कस्टमर लाके दे सकता है, और मार्केट का सबसे तगड़ा लीडर भी लाके दे सकता है। वो दोनों ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पैटर्न है, कोई भी लाके दे सकता है। करेक्ट? इतना समझ में आया? नेक्स्ट चले। एक सेकंड बस, मेरे को थोड़ा ये बैकअप पे पिलो लेना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए। करेक्ट, राइट। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आप नहीं समझोगे, ओके, सो बिजनेस बनाना आपके लिए मुश्किल होगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला। करेक्ट? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है? एक बार बताइएगा चैट पे, ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट बड़े सिंपल टर्म्स में बताता हूं। जब आप बिजनेस करना शुरू करते हो, यस 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 यस, परफेक्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस
वाली इक्वेशन। तो जब आप बिजनेस करना शुरू करते हो, हम लोगों की एक हैबिट होगी कि डायरेक्ट सेलिंग आने में कि भाई हम लोग डे वन से ही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमने स्टार्ट किया है बिजनेस और बिजनेस स्टार्ट करने के साथ में हमको पैसा मिल जाए, मैचिंग आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, और उसको हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हम लोग उसको एक्सपेंस ना करें, री इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, कोई भी बिजनेस को ब्रेक इवन पहुंचने में लगभग 18 महीने लगता है। ठीक है, इसका मतलब है आपने जो पैसा कमाया उसमें से कुछ परसेंट आपको डालना होगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर नया पैसा आएगा, फिर री इन्वेस्ट करना होगा, फिर नया पैसा आएगा। ये साइकिल लगातार चलता रहता है और 18 महीने के बाद में आप प्रॉफिटेबल होना शुरू करते हो, मतलब जो आपने पैसा लगाया हुआ था वो निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में लगभग यही चीज है। तो इस इंडस्ट्री में कोई 6 महीने में अचीव कर लेता है, कोई 1 साल निकाल देता है, कोई समय ज्यादा निकाल देता है। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, डे वन से आप हाईली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो उसके लिए ये समय सीमा तय मत करो कि 6 महीने में ही आप बहुत बड़ा, जिस किसी ने 5 साल में 2 लाख रुपए महीने पे, किसी का अगर आप रिजल्ट देख रहे हो 3 लाख रुपए महीने पे रिजल्ट देख रहे हो, अभी हम लोगों ने एक 3,72,000 रुपए का स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था, वो 2000 कब का काम है, 2018 का काम है वो। ठीक है, अब अपनी अपनी स्पीड है। तो मैं आपको कोई शॉर्ट टाइमलाइन देता भी नहीं हूं, बताता भी नहीं हूं। मैं चाहूं तो उस पार्ट को लेके झूठ बोल के उस स्क्रीनशॉट के बारे में कोई और हाइपोथेटिकल स्टोरी बता सकता हूं, लेकिन मैं वो माइंडसेट क्रिएट नहीं करना चाहता। हम लोग उसको ये बता सकते हैं कि भाई इसने भी जो है अभी ये शुरू किया, 3 साल के अंदर में ये हो गया, लेकिन वो स्टोरी बताने का मतलब नहीं, क्योंकि आप वो माइंडसेट लेके चले जाओगे और उस माइंडसेट के साथ में काम करना शुरू करोगे और वो आपके लिए लॉस का डील रहेगा। करेक्ट है? तो आपको जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर आप 1 लाख रुपए महीना भी जनरेट करना चाहते हो, एक आप जनरल लॉन्ड्री का सेटअप लेना। ठीक है, लॉन्ड्री बिजनेस जो होता है, लॉन्ड्री बिजनेस में आपको 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जाएगा और उसको आपको 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से अगले 18 महीने के अंदर में 2.5 लाख इंटू 18 इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा। प्लस आपने जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट दिया था 20 लाख रुपए, वो आपका अलग से कैपिटल होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप 40 लाख रुपए प्लस कम से कम इन्वेस्ट कर चुके होगे, या इनफैक्ट उससे ज्यादा कर चुके होगे, तब जाके आप लाख रुपए महीना जनरेट करना शुरू करोगे। इसमें तो यह है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना। इसमें क्या है, इसमें एफर्ट इज योर इन्वेस्टमेंट, टाइम इज योर इन्वेस्टमेंट। इसमें टाइम और एफर्ट जो है वो मेजर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसके बिना आप ये माइंडसेट बना के चलिए, ये माइंडसेट बनाओगे तो आपको काम होगा। करेक्ट? ये आपने कहानी सुनी होगी। करेक्ट? 5 years of root, 5 weeks of growth और पेशेंस। राइट? आपको इस बिजनेस में ये इमेज समझ में आ गई तो आपको बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 5 साल के पहले, इनफैक्ट कोई भी अदर बिजनेसेस भी 5 साल के पहले जब आप प्रायोरिटी बेसिस पे बिल्ड करते हो तो उसके सिर्फ रूट्स बिल्ड होते हैं, उसकी सिर्फ जड़ें मजबूत होती है, उसका फाउंडेशन बिल्ड होता है। तो 5 साल में बिजनेस एक्सपेंड नहीं करता है, 5 साल में बिजनेस स्थिर होता है, टिकता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, मतलब वो बिजनेस खड़ा होता है पैरों पे। ये होता है 5 साल का रोड मैप। ठीक है, तो 5 साल में अगर आपका रोड मैप, आपका बिजनेस खड़ा हो गया है, तो आप मिनिमम जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके पहले पैसा नहीं बनाया गया, इसके पहले भी पैसा बनाया, लेकिन आपने 4,000 बनाया, 10,000 बनाया, 20,000 रुपए महीना बनाया, 50,000 रुपए महीना बनाया, लेकिन एक जो हैंडसम इनकम होती है जिससे आपको लगता है कि बड़ा काम किया जा सकता है, री इन्वेस्टेबल इनकम जो होती है, वो इनकम आपकी आफ्टर 5 years बनना स्टार्ट होती है। तो एक चाइनीज बैम्बू होता है जिसके बारे में कई बार इस इंडस्ट्री के बारे में एग्जाम्पल देते हैं। चाइनीज बैम्बू 5 साल तक जड़, जब आप उसको लगाते हो, उस पौधे को लगाते हो, तो वो जमीन के अंदर बढ़ता है 5 साल तक। 5 साल तक आपको उसका ऊपर एक रूट भी दिखाई नहीं देगा, या दिखेगा भी तो बहुत छोटा दिखेगा, और सिर्फ 6 महीने के अंदर में वो कम से कम 80 फीट की हाइट पकड़ लेता है। अगले 6 महीने, 5 साल में वो 5 मिलीमीटर का भी नहीं होता है, 5 सेंटीमीटर का भी नहीं होता है। ठीक है, और 5 साल के बाद में ऑल ऑफ सडन 6 महीने के अंदर में 80 फीट की हाइट पकड़ लेता है। एग्जैक्ट ये बिजनेस काम करता है। ये माइंडसेट बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो लोग जो जिनको फेलियर बोलते हैं, वो फेलियर नहीं है, उनको क्विटर है, क्विटर बोलना सही रहेगा, वो क्विट करके जाते हैं। ठीक है, वो फेलियर नहीं है, वो लोग टिके रहते, सस्टेन करते, तो उनको समझ में आ जाता है कि गेम क्या है। ठीक है, उन्होंने सस्टेन नहीं किया। करेक्ट? नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, एक बहुत बड़ी बहस चलती है मार्केट के अंदर में, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक बिजनेस। ठीक है ना? बहुत सारे लोग हैं, हम लोग मैं डिस्कशन करते नहीं भाई मेरे को ऑर्गेनिक बिजनेस बिल्ड करना है। मैं आपसे एक डेफिनेशन पूछना चाहता हूं, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर बताना चाहे तो प्लीज बताएं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है?
एनीवन? क्या होता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का मतलब? चलिए मैं बताता हूं। हम में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, ऑर्गेनिक का मतलब वो ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस बिना एफर्ट के आ जाए, उसको वो मानते हैं ऑर्गेनिक। ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमको कई बार क्या लगता है कि आपके एफर्ट नहीं लग रहे हैं बट टीम के एफर्ट तो जा रहे हैं, करेक्ट? इट इज नॉट अबाउट योर एफर्ट, लेकिन टीम एफर्ट लगा रही है तो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जैसी चीज नहीं होती। मैं आपका मिथ और ब्रेक करता हूं। इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज मार्केट में काम कर रही, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में सिर्फ 5 से 15% इज दी ओनली ऑर्गेनिक। मतलब अगर कोई कंपनी मान के चलो कि 1 करोड़ का धंधा कर रही है तो रिपीट रेशो जो होता है कस्टमर का, ठीक है, 5 से 15% के आसपास होता है, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सारा का सारा जो बिजनेस होता है वो लगातार 80% उसको सेल्स लगातार ड्राइव करना पड़ता है, लगातार, ठीक है। चाहे आप मामाज अर्थ को ले लो, चाहे आप बोट को ले लो, चाहे आप लेंस कार्ड को ले लो, चाहे आप कोई भी जो भी XYZ आपको ब्रांड दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर में, 80% लगातार नए कस्टमर नए कस्टमर नए कस्टमर नए कस्टमर, नया ग्राहक नया ग्राहक नया ग्राहक, ये लूप चलता रहता है। इसी को धंधा कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसी कोई चीज नहीं होती। हमको ऐसा लगता है सेल्स मास्टर के लिए किसी ने पुश किया तो हम लोग एक अपना माइंडसेट बना देते हैं कि इसने जो है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस किया होगा जिसके कारण उसने सेल्स मास्टर अचीव किया, उसकी लिमिट में नहीं था। अगर उसने 15 दिन के अंदर में या किसी ने 4 महीने 6 महीने के अंदर में वो एफर्ट मार दिए जिसने 5 साल के अंदर में किसी ने नहीं मारे हैं, तो उसको आप ऑर्गेनिक बोलोगे कि इनऑर्गेनिक बोलोगे? करेक्ट। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसी चीज नहीं होती है। जो भी चीज होती है इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट। लास्ट टाइम पे भी मैंने एक बताया था, इंपीरियल मास्टर बना है चाइना के अंदर में 5 साल के अंदर में, ठीक है। अब आप क्या डिफाइन करोगे उसको, 5 साल में वो ऑर्गेनिक गया कि इनऑर्गेनिक गया? यूएसए में 23 साल की जो एक लेडी है वो शायद से 2 साल में रॉयल या क्राउन मास्टर निकाली थी। मैं एक मैंने शेयर भी किया था लास्ट टाइम पे, ठीक है। क्या बोलोगे उसको, क्राउन मास्टर जो निकाला हुआ है ऑर्गेनिक गया इनऑर्गेनिक गया? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं, इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट। कैसे अलाइन किया, कैसे टीम को लीड किया, कैसा बड़ा मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और मेहनत उसने एवरेज लोगों से कम 40 गुना 100 गुना ज्यादा झोंकी होगी, इसके चक्कर में उसका क्वालिफिकेशन निकला है, करेक्ट है। सो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। ये बिजनेस में अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है उसका एक ही प्रोसीजर अवेलेबल है, वो है मैसिव रिक्रूटमेंट। और क्योंकि ये मास वॉल्यूम का बिजनेस है, ठीक है, तो हमारे लिए एक निच मार्केट है। निच मार्केट मतलब से जिस स्पेसिफिक मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हो गया, डायरेक्ट सेलर हो गया, और हमारा एक हो गया ब्यूटिशियंस के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा निच मार्केट हो गया। लेकिन इस बिजनेस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको मैसिव लेवल पे रिक्रूटमेंट करने होंगे, ठीक है। जब आप स्पेसिफिक मार्केट को लेके काम करोगे तो उससे आपका एक काम आसान हो जाएगा कि आपको अपनी मेहनत के अगेंस्ट में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। आप खुश होते जाओगे कि नहीं यार मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैसिव मार्केट को भी आपको जो है लेके चलना है, ठीक है। तो जितना बड़ा मार्केट आप खड़ा करना चाहते हो, आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बढ़ा दो। एक दिन में 10 लोग 20 लोग 30 लोग 40 लोग, हमको तो गो 100 में 100 का टारगेट दिया गया था कंपनी के थ्रू, ठीक है। हेनरी पार्क सर जो है कंपनी के चेयरमैन, वो आज के टाइम पे, अब पार्क सर के पास में क्या कमी है, ठीक है, लेकिन आज भी 75 की एज में वो सारे इंपीरियल रॉयल मास्टर को लेके उनको घर से बाहर निकालते हैं और उनको लेके निकलते हैं और बोलते हैं कि भाई चलो एजुकेशन सेंटर ओपन करना है, सक्सेस एकेडमी में जाना है, वनडे में जाना है, सक्सेस में जाना है। तो सारे टॉप लीडर जो 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं उनको जरूरत क्या है, करेक्ट है। लेकिन वो उसके बावजूद भी लगातार ये प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि ग्राउंड में कोई भी व्यक्ति जो है वो लेजी ना बने, बहुत ज्यादा आलसी ना बने, ठीक है। और वो खुद अपने एग्जाम्पल के थ्रू सेट करते हैं ये एग्जाम्पल, करेक्ट। तो आपको बड़ा रिजल्ट अगर चाहिए, एक व्यक्ति पे डिपेंडेंसी 2 व्यक्ति पे डिपेंडेंसी छोड़ दो। जब तक आप वो एक व्यक्ति पे डिपेंडेंसी 2 व्यक्ति पे डिपेंडेंसी लेके चलोगे तब तक आप इस बिजनेस में स्टक रहोगे, करेक्ट। कितने लोग इस बात को मानते हैं जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं? कितने लोग मानते हैं दिस बिजनेस इज ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग द जैकपॉट्स? कितने लोग मानते हैं?
हमेशा अपने सबकॉन्शियस पे लेके चलना है, ठीक है, कि इस बिजनेस में आपको एक जैकपॉट हिट होगा। और जैकपॉट का मतलब ये नहीं होता है कि वो काम करेगा और आपको पैसा आएगा। जैकपॉट की डेफिनेशन वो नहीं है। जैकपॉट की डेफिनेशन है आपके जैसी कमिटेड लीडरशिप आपको डेप्थ में मिलेगी। दिस इज कॉल्ड जैकपॉट, ठीक है। जैकपॉट हर इंडस्ट्री में होता है। एक गाना, एक व्यक्ति का सिंगल गाना किसी पूरे सिंगर का करियर बना देता है, वो भी जैकपॉट है। किसी का एक डांस जो वायरल होता है वो उसका पूरा का पूरा करियर बना देता, वो भी जैकपॉट होता है। किसी क्रिकेट की एक इनिंग उस पूरे क्रिकेटर का पूरा करियर बना देता, वो भी जैकपॉट है। अगर उसने वो इनिंग नहीं खेली होती तो उसको जैकपॉट नहीं मिलता, करेक्ट है। तो YouTube में अगर कोई वीडियो होता है, किसी ने वीडियो डाला, कंटेंट क्रिएटर ढेर सारा वीडियो डालते रहते हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक वीडियो वायरल हो। पता है आपको, उनकी पूरी जिंदगी इसी पर्टिकुलर चीज पे निकलती है कि यार मेरा एक वीडियो जो है ना 10 मिलियन 100 मिलियन पहुंचना चाहिए। बाकी के जो सारे के सारे जो टोटल वीडियोस के व्यूज होते हैं, जो इनकम होता है उसका इनकम मिला लो और वो सिंगल वीडियो का इनकम मिला लो, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हर धंधे में जैकपॉट आपको मिलता है। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पार्क सर का स्टेटमेंट है, हेंडल पार्क सर का, ठीक है। तो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग न्यू जैकपॉट्स, और वो आपको डेप्थ में मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, उसका एक सिंपल सा परिभाषा है, उसकी एक सिंपल सी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? योर कंसिस्टेंसी इज रिलेवेंट टू फाइंडिंग द जैकपॉट्स। आपकी कंसिस्टेंसी आपको जैकपॉट हिट करवाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आप जितना कंसिस्टेंट होगे, ठीक है, जैकपॉट फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी उतनी हाई होगी। इसको लिख लो प्लीज, इसको लिख लो। ये चीज आपको समझ में आएगी ड्यूरिंग द टाइम। किसी को 4 महीने में जैकपॉट मिलेगा और किसी को 4 साल लग जाएगा। किसी को 10 प्रोस्पेक्ट में जैकपॉट मिलेगा, किसी को 100 प्रोस्पेक्ट मिलेगा, बिकॉज थोड़ा बहुत लक इन्वॉल्व है। और वो ही अच्छी चीज है, तभी तो बिजनेस में मजा है ना, कि आपका एक एक्साइटमेंट बना रहता है। यार कोई आया गया पोटेंशियल वाला, उसके साथ भिड़ के काम करता हूं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये उम्मीद लगा के चले कि वो करेगा और हम बैठ के कमाएंगे, नहीं। हमारा ये उम्मीद रहता है कि हमारे जैसा आदमी हमको कब मिलेगा, वो जैकपॉट की डेफिनेशन है। हम उसके सामने लग के काम करेंगे, वो जैकपॉट की डेफिनेशन है, करेक्ट। और इसको ना जब आप दिमाग में रख के चलोगे ना, ये बिजनेस आपको कभी सोने नहीं देगा। मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, एक बार चैट पे बताइए। अगर आप इस बात को दिमाग में लेके चल रहे हो कि यार भाई मैं इसके साथ में काम कर रहा हूं, ये मेरा प्रोबेबल जैकपॉट हो सकता है, इसके साथ में काम कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम, तो ये बिजनेस आपको सोने ही नहीं देगा। आप हमेशा एक्साइटेड रहोगे, आप अनप्रेडिक्टेबल रहोगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यू नेवर नो। आपको कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और वो जो एक थोड़ी सी ये बनी रहती है, क्या बोलना चाहिए, क्यूरियोसिटी बनी रहती है ना, वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देती है, ठीक है। अब अगर अच्छा चलो हम लोग एक बात ही मान के चलते हैं कि ये होता है, और सेकंड पार्ट मान के चलते हैं ये नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं होता तो बहुत सारी जो लोग हैं जिनको काफी लोग पोजीशन लीडर बोलते हैं, वो लोग पैसा नहीं कमाते, ठीक है। तो पोजीशन लीडर पैसा क्यों? पोजीशन लीडर मतलब कोई व्यक्ति एक जगह पे प्लेस हो गया है और उसको पैसा आ रहा है ऑटोमेटिक, उसी के कारण तो आ रहा है, बिकॉज उसके लेफ्ट एंड राइट में कुछ जैकपॉट्स हैं, ठीक है, तभी तो आ रहा है। सो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चीज आपको ना ड्राइव करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग वेट करें कि हमारे नीचे आ जाए। आप अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ा दो। आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपको फाइंडिंग जैकपॉट्स के। दिस इज द थंब रूल। आपको जैकपॉट हिट करवाना है, भयंकर कंसिस्टेंसी बढ़ा दो। एक दिन के अंदर में 10 प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, 10 की जगह पे 100 करने का ट्राई करो, 20 करने का ट्राई करो, 50 करने का ट्राई करो, उसमें गेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो 10 टीम मेंबर्स के साथ में, आप 5-5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर पा रहे हो, 50 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी उसी से आपका। और जो बहुत सारे क्वालिफिकेशंस निकले हुए हैं वो भी क्या है, वो भी इसी चीज का परिणाम है ना, ठीक है, कि हमको ऐसे क्वालिफाइड लोग जो है हमारी टीम के अंदर में मिले, राइट। सो ये बिजनेस इस चीज के बारे में। एक चीज आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस बिजनेस इज पार्टनर बिजनेस, ठीक है। अब हमारे जो जनरल बिजनेसेस होते हैं, कोई भी जनरल बिजनेस करो, मैंने जो मेरा पहला बिजनेस शुरू किया था उसका नाम था वेलेंटो। वेलेंटो में हम लोग 4 पार्टनर थे, ठीक है। 4 पार्टनर में से 3 क्विट कर दिए, लास्ट में मैं अकेला जो है वो सर्वाइवर बचा। वही ब्रांड को रेनोवेट करके अभी द बगीरा स्टोर के नाम से रन कर रहा हूं। पॉइंट क्या है कि पार्टनर बिजनेस में, किसी भी ट्रेडिशनल पार्टनर बिजनेस के अंदर में आपके पास में जो ये होता है,
क्या बोलना चाहिए, डिस्कशन का जो लिमिटेशन होती है, ठीक है, आप सिर्फ 2 ही 3-4 पार्टनर से डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन एटमी या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके पास में बहुत सारे बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो एक दिमाग में आप हमेशा बात लेके चलिएगा, the most dangerous form of blindness is believing that your perspective is the only reality। हमेशा आप अगर ये मानोगे कि आप जो बोल रहे हो वही लास्ट सच है, तो वो आप गलत धंधे में आ गए हो, वो बिजनेस आपके लिए परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और वो सबसे बड़ा अंधापन है कि आप अपने ऊपर आंख की पट्टी बांध के रख के काम कर रहे हो। तो दूसरों को सुनने की हैबिट, उनके ओपिनियन को समझने की हैबिट, हो सकता है वो करेक्ट ना भी हो, लेकिन उनके ओपिनियन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, चाहे आपकी डाउनलाइंस हो चाहे आपकी अपलाइंस हो, ठीक है। पार्टनर बिजनेस में ये मेच्योरिटी बहुत कम लोगों में जो है आती है, करेक्ट। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग जो है दो तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक, जिन्होंने अपने दिमाग में थॉट बना के रखे, ठीक है, और दूसरा जिन्होंने लिख के रखा है, ठीक है। तो ये जो इमेज बता रहा है ना, ये बड़ी शानदार इमेज है जो ये दिखाती है, दर्शाती है कि अगर आप नोट्स बनाओगे अपने बिजनेस को लेके, तो वो एक ऐसी चीज है जैसे आप घड़े में या अपने दिमाग में चीजें स्टोर कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप ये मान के चलो कि वो जो आप नॉलेज ले रहे हो, वो जो आप गोल सेट कर रहे हो, उसका कोई स्टोरेज नहीं है आपके पास में अवेलेबल, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से बताइए माय लाइफ सिनेरियो भरा है 2026 में भी स्टार्ट करके? मैं सेल्स मास्टर से भी पूछना चाहूंगा, सभी सेल्स मास्टर से। अब आप ना इस बात को यकीन मान के रखिए कि अगर आपने लाइफ सिनेरियो नहीं भरा है तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। या तो आपको लिखना होगा एक सर्टेन डायरी लेके, उसमें आपकी प्लानिंग, आपका एग्जीक्यूशन, आपके गोल्स, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो चीज 40% ज्यादा आपके लिए परफॉर्म करेगी। नहीं लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी आपकी जो है वो लगभग 0 हो जाएगी, ठीक है। और लिखने का मतलब ये नहीं है कि खाली लिख के जो है आप रखो, लिखने के साथ में एग्जीक्यूशन को मैच करके चलो, ठीक है। सो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपनी मास्टरशिप को अलाइन करो और उनको बोलो कि सर ये मेरा लाइफ सिनेरियो है, इसमें क्या ऐड ऑन करना है आप बताइए, इसमें क्या एलिमिनेट करना है। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टेप ही नहीं लिया है, 4-5 साल में स्टेप नहीं लिया, और मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने 1 महीने के अंदर में स्टेप ले लिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब तक आपका, तो मैंने इसको लाइन इसलिए टाइटल दिया, बिजनेस विल नॉट वर्क अनलेस यू मेक नोट्स। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, मीटिंग के नोट्स, गोल्स के नोट्स, क्या चाहिए, क्या डेडलाइन होनी चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, नहीं काम करेगा, आपका काम ही नहीं करेगा, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एक भ्रम में जी रहे हैं। उनको क्या लगता है, दे हैव लॉट ऑफ टाइम, उनका ढेर सारा समय अवेलेबल है, ठीक है। कोई है 50 में, उसको लग रहा है बहुत टाइम है, कोई है 24 में, उसको लग रहा है बहुत टाइम है, ठीक है। कोई जो है वो लगातार मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसको दिख रहा है मार्केट के अंदर में कोई है तो नहीं, बहुत टाइम है, ठीक है। ये बिजनेस स्पीड का बिजनेस है। जितने जल्दी आप इस बात को पकड़ लोगे उतना तेजी से ग्रोथ करोगे। अभी आपको आपके मार्केट में या आपका जो टीम साइज है, जिन जिन जगहों पे अवेलेबल है, वहां पे आपको कोई कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं दे रहा। आपको हो सकता है आपको कोई स्थिति में पहली अपॉर्चुनिटी मिली होगी, लेकिन आप पहले कभी होने ही वाले नहीं हो, ठीक है। आप पहले बन के रह जाओगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो कोई और लेके चला जाएगा, ठीक है। तो जितना तेजी से मूव कर सकते हो मूव करना स्टार्ट करो। और इसमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं, उनको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, जिन्होंने प्लान किया है कि हमको अपने ब्रिजेस को बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने फुल टाइम आने का भी प्लान किया है। वो आपको डिसीजन लेना होगा, आपको उसमें आप बेसिकली बहुत ज्यादा डिफेंसिव नहीं हो सकते हो। बहुत ज्यादा लोग जो है आप दो ना, अभी एक बड़ा सुंदर मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, ये सब पे लागू नहीं होता, बट होगा कुछ लोगों पे लागू, सब पे लागू नहीं होगा, राइट। एक स्टार्टअप आया, इंदौर का स्टार्टअप था, शार्क टैंक के अंदर में। उस स्टार्टअप ने 2 बिजनेस लेके आए। एक बिजनेस लेके आया उसने कि कोई एक ग्लू बनाया था, और एक और पैरेलल बिजनेस लेके आया, उसमें भी कुछ उसने ऐड ऑन किया था। तो एक बिजनेस के अंदर में 3 फाउंडर, एक बिजनेस के अंदर में 4 फाउंडर था। सब कुछ बढ़िया, ट्रांजैक्शन बढ़िया, ट्रैक्शन बढ़िया, बिजनेस बढ़िया, लेकिन वो जो चारों शार्क थे जो इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग सिर्फ इस कारण से आपके बिजनेस में एनरोल नहीं करेंगे क्योंकि आपका फोकस एक पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं। गॉट इट? तो जो लोग 2-2 चीजों को लेके बैलेंस करने का प्लान कर रहे हैं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए,
ठीक है, मेरा ये काम भी ना छूटे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये प्लान करते हैं कि भाई मैं ऑटो डायमंड मास्टर बन जाऊं तब मैं फुल टाइम आऊंगा, मैं ऑटो सेल्स मास्टर बन जाऊं तब मैं फुल टाइम आऊंगा। ये नहीं होगा कभी, इस भ्रम में आप ना रहें। आपको एक सर्टेन टाइम तक आपके पास में टीम आ गया, मान के चलो आपके पास में टीम आ गया है 5, 10, 20 लोगों का टीम आ गया। अब वो हाई परफॉर्मिंग टीम है, हाई पोटेंशियल टीम है। अब जब वो हाई पोटेंशियल और हाई परफॉर्मिंग टीम को सही टाइम पे सर्विस, सपोर्ट, मेंटोरशिप और डायरेक्शन नहीं मिला, वो आपको जो लाख रुपए बना के देने वाला था या उसके साथ में जो लाख रुपए महीना बनाने वाले थे, वो ड्रीम आपका कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। करेक्ट? तो जरूरी क्या है, राइट टाइम पे डिसीजन लेना। ठीक है, अगर आपने उस चीज को पकड़ के, आपके पास में वो 2020 में आया है, 2021 में आया, और आप उसको धीमी धीमी सर्विस देते हुए उसका जो पोटेंशियल था, उसको आपने जो 100 गुना परफॉर्म कर सकता था, आपने उससे 10 गुना परफॉर्मेंस नहीं निकाला, और लास्ट मोमेंट पे आके आपके साथ में वो आके क्विट कर गया बिजनेस, ये होगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ में होने वाला, बहुत सारे लोग जो है प्लानिंग करते हैं कि भाई मेरे को क्विट करना है, ये करना है, वो करना है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, क्यों होता है? इस होने का सिंपल सा कारण है कि उस पोटेंशियल बिजनेस को ग्राउंड पे जो सपोर्ट चाहिए था, ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूशन चाहिए था, ग्राउंड पे जो हैंड होल्डिंग चाहिए थी, वो नहीं मिली। करेक्ट? तो हम लोगों को एज अ अपलाइन सभी लोगों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मैं अगर आप सभी लोगों की अपलाइन हूं, तो आप भी काफी लोगों की, सभी लोगों की अपनी टीम के अंदर में अपलाइंस है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशन आप लेके चलते हैं ग्राउंड सपोर्ट के बारे में मुझसे या किसी और से, एग्जैक्ट सेम एक्सपेक्टेशन आपकी टीम में है। तो आपके नीचे हो सकता है आपसे पोटेंशियल परफॉर्मिंग लीडरशिप नीचे हो, लेकिन ना वो आपके कम समय मिलने के चक्कर में वो वैसा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा जैसा वो कर सकता था। उसको मिल रहा है आधा घंटे का टाइम, ठीक है, उसको चाहिए था आपका 5 घंटे 6 घंटे टाइम चाहिए था मिनिमम, या 8 घंटे का टाइम चाहिए था मिनिमम, नहीं मिल पा रहा है। कैसे करेगा वो? आ तो गया आपके पास में जैकपॉट, लेकिन आप उस जैकपॉट को इनकैश नहीं कर पा रहे हो। किसका फॉल्ट हुआ ये उसका थोड़ी फॉल्ट हुआ, वो तो परफॉर्म कर ही जाता, लेकिन उसके साथ में अलाइनमेंट में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये मैं बहुत डेप्थ की बातें बता रहा हूं आपको, इस बात को आप अंडरस्टैंड कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हमारे ही स्ट्रक्चर के अंदर में अच्छे लोगों की टीम को सही ग्राउंड सपोर्ट ना देने की वजह से कोलैप्स होते हुए देखा है। ठीक है, और उन्हीं की जगह पे एवरेज लीडरशिप को एक्स्ट्रा ग्राउंड सपोर्ट मिलने के चक्कर में उठते हुए देखा। ये डिफरेंस देखा मैंने, ये दोनों ही डिफरेंसेस देखे हुए। करेक्ट? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास में बहुत शानदार लोग हैं, ऑलरेडी हैं, ठीक है, बट आपके पास में टाइम नहीं है। वो लोग आपका वेट नहीं करेंगे कि आप 4 साल लगा दो, 6 साल लगा दो, 10 साल लगा दो और उसके साथ में आपकी स्पीड से मैच करें। तो आपको आपके पार्टनर की स्पीड मैच करनी पड़ेगी। अगर आपकी अपलाइन एक फरारी का इंजन लेके काम कर रही है, तो आप अपने आप में बैलगाड़ी का इंजन मत लगा के काम करो, मैच ही नहीं कर पाओगे। अगर आप बैलगाड़ी के इंजन से फरारी के इंजन को